दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ फिर आपके समक्ष। दोस्तों हौसला बढ़ाते रहना। दोस्तों आज की कहानी है महाराष्ट्र की। भिंड जिले में गांव पड़ता है खैरलांजी। दोस्तों कहानी है खैरलांजी से। खैरलांजी एक गांव का नाम है। इसमें एक फैमिली रहती थी बहुत मांगे परिवार की। कहानी है भैयालाल बहुत मांगे की। भैयालाल के परिवार में उनकी पत्नी सुरेखा, बेटी प्रियंका 17 साल की, बेटा रोशन 21 साल का, बेटा सुधीर 19 साल का। ये पांचों एक परिवार के सदस्य मिलके खेती बाड़ी का काम करते थे। आज के समय में भी दलित और दबंगों में असमानता काफ़ी देखी जाती है। भले ही कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई हो, तरक्की की हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, ऐसे जिले डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश में भी अभी भी वो खाई सदियों से चलती आ रही है जो कि क्यों है। बहुत सारे आपने वाक्य सुने भी होंगे। इसी पे आधारित ये कहानी है। ये सब भैयालाल भोतमांगे का परिवार मजदूरी खेती बाड़ी करता था। इनके परिवार के पास में ही घर और था और उसका दबंगों के साथ एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर विवाद था। तो उस विवाद में भैयालाल जो है वो गवाह था। उसमें दबंगों ने उसको धमकाया था कि तुम पीछे हट जाओ, तुम इसमें गवाही मत दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैयालाल माना नहीं। वो अपने जो पड़ोसी साथी था उसका साथ देता रहा। तारीख थी 29 सितंबर 2006। दबंगों के मन में भैयालाल की बातें बहुत गहराई से चली गई थी, क्योंकि वो उनकी बात मान नहीं रहा था। ऊपर से वो दबंग, वो दलित, तो अपनी दबंगई दिखाने के लिए उन्होंने 29 सितंबर 2006 को 40 से 50 बल्कि 50 से 60 आदमियों का झुंड भैयालाल भोतमांगे के परिवार की तरफ चला। उन्होंने सारे घर को चारों तरफ से घेर लिया और सबको पकड़ कर घसीट कर बाहर ले आए। संयोगवश उस दिन भैयालाल घर पे नहीं था। वो किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुरेखा, बेटी प्रियंका, बेटा सुधीर और रोशन थे। सबको चारों को खींच के बाहर निकाला और उनकी पिटाई स्टार्ट कर दी। उनको बहुत मारा। उनको मारते मारते गांव में घुमाने लगे। रास्ते में सबके चारों सदस्यों के उन्होंने कपड़े उतार दिए, निर्वस्त्र गांव में घुमाने लगे। उनसे उनका पेट तब भी नहीं भरा। उन्होंने गांव के सामने ही भैयालाल की पत्नी और 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। पूरा गांव देख रहा था। कौन सुनता था प्रियंका की, कौन सुनता था भैयालाल की पत्नी की, कौन सुनता था उनके बेटों की। सब रो रहे थे, मातम मना रहे थे चारों। कोई मदद करने वाला था नहीं उधर। अपने सामने अपनी माँ की, बहन की इज्जत लूटते हुए दोनों भैया देख रहे थे, रो रहे थे, बेबस थे, लाचार थे। मदद कोई कर नहीं रहा था। मारते मारते गैंगरेप करने के बाद मारते मारते वो गांव में घुमाने लगे। सबसे पहले जब 3-4 घंटे हो गए उनको निर्दयता करते हुए, पशुता करते हुए, सबसे पहले दम तोड़ा भैयालाल की पत्नी सुरेखा ने। थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया प्रियंका ने भी। देखते देखते दोनों भाइयों के सामने, पूरे गांव के सामने 2 लाशें गिर चुकी थी। 2 लाशें गिर चुकी थी। 2 लाशों के बाद भैयालाल की पत्नी ने 2 लाशों को 4 टुकड़ों में तोड़ा। 2 लाशों को 4 टुकड़ों में तोड़ने के बाद 2 लाशों को
गैंगरेप हुआ था, 2 लाशें गिर चुकी थी, 2 भाई अभी जिंदा थे, पिटाई चालू थी। सबके हाथों में लाठी, डंडे, सरिये, साइकिल की चेन, पत्थर, ईंट, जो कुछ उनके बस में था वो सब उन्होंने लिया हुआ था। बगैर सोचे विचारे उनको पीट रहे थे। मर चुकी थी उसकी माँ भी, बहन भी, करने के बावजूद भी नहीं छोड़ा, उनको मार रहे थे। ऐसा करते करते थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों ने भी दम तोड़ दिया। 4 लाशें गांव में गिरी हुई थी, सब तांडव मचा रहे थे। कोई सोचने वाला, कोई विचारने वाला, कोई बचाने वाला कोई था ही नहीं उधर। जब चारों मर गए तो उन्होंने चारों को कंधे पे उठाया और पास के गांव के पास में एक नदी बह रही थी, चारों को उसमें फेंक दिया। ये बातें 29 सितंबर की थी। अगले दिन भैयालाल बहुत मंगे, जो बाहर गया हुआ था वो आया। रास्ते में किसी ने उसको बता दिया गांव मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों, पत्नी सुरेखा और बेटी प्रियंका को वैसी दरिंदों ने मार दिया है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है और उनको नहर में फेंक दिया है। भैयालाल डर गया, वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, उसको ऐसे ही भगा दिया। ऐसी उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। पुलिस में भी दबंग उन्हीं की जात बिरादरी के आदमी थे, मदद नहीं हुई। वो वहां से पुलिस स्टेशन से चला जाता है। 1 अक्टूबर को 4 लाशें नहर में पुलिस को मिलती हैं, उनको निकलवाया जाता है। खानापूर्ति के लिए केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती, आगे कार्रवाई बढ़ती ही नहीं। भैयालाल वहाँ से चल के जो अपनी बिरादरी के छोटे मोटे उधर नेता थे वो उनके पास गया, न्याय की गुहार लगाई। वो बहुत छोटे थे, दबंग उधर ज़्यादा थे। आवाज़ तो उन्होंने उठाई मगर जिस प्रभाव से उठानी चाहिए थी वैसे प्रभाव से किसी ने उठाई नहीं। बात दबती जा रही थी। वहाँ सबको पता था मगर कोई न्यूज़पेपर भी नहीं छाप रहा था। ये बात मीडिया में भी आई थी मगर किसी की हिम्मत नहीं थी न्यूज़पेपर में छापने की। मगर एक न्यूज़पेपर था सम्राट, वो लगातार इस खबर को छाप रहा था। उससे थोड़ा बहुत इस जो केस दब रहा था उसको थोड़ी बहुत चिंगारी मिली हुई थी। 1 महीने बाद दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। अखबार में छपने के बाद में थोड़ी बहुत प्रशासन की नींद जागी, दिल्ली तक बात आई, दलित नेताओं के कानों में बात गई तो मुख्यमंत्री पर भी दबाव आया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, उन पर भी दबाव आया। उसके जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे RR पाटिल, उन पर भी प्रेशर आया मगर उससे ज़्यादा कहीं बात चल नहीं रही थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं, बात जैसी थी जो कि त्यों थी, उससे आगे बढ़ नहीं रही थी। 2 महीने बीतने के बाद, लगभग 60 दिन बीतने के बाद दलित नेताओं ने जगह जगह प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया और ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा था। नागपुर में, सोलापुर में, आज़ाद मैदान, पुणे, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। आज़ाद मैदान में तो एक बार में लगभग 40,000 दलित जुट गए थे और वहाँ पे उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया था तो पुलिस को लाठियाँ बांधनी पड़ी थी। इतनी बात होने पर मीडिया भी खुलकर सामने आ गई थी। सरकार पे पूरा दबाव आ गया था। पूरा दबाव आने के बाद में विलासराव देशमुख की सरकार ने CBI जांच के आदेश दे दिए। CBI ने अपनी जांच स्टार्ट करी। उन्होंने 36 लोगों को नामजद किया। 36 लोगों को नामजद करने के बाद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी गई तो उसमें देखा कि पोस्टमार्टम में रेप नाम की कोई भी धारा या ये नहीं बताया गया था कि उनके साथ रेप भी हुआ था। पूरा गांव गवाह था, मगर कागजों में रेप नाम कहीं भी नहीं था। जब ये प्रदर्शन स्टार्ट हुए तो गांव वाले भी खुलकर बोलने लग गए थे, दबंगों के खिलाफ वो खुलकर बोलने लग गए थे कि रेप हुआ है। मगर जब 2-3 महीने बीत गए थे, पोस्टमार्टम में जो लिखा गया था वही बात मानी गई। सीबीआई ने 36 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लोअर कोर्ट ने 8 को मामले का दोषी पाया। 36 में से 8 को दोषी पाया, 6 को मौत की सजा सुनाई और 2 को 25 साल की सजा सुनाई। ये जो फैसला आया ये लगभग 2 साल बाद 14 जुलाई 2010 को ये फैसला आया था। इसके खिलाफ 2010 में दबंग हाई कोर्ट चले गए। ट्रायल के दौरान हाई कोर्ट ने भी जो 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी उनकी सजा को भी 25 साल कैद में बदल दिया। इधर भैयालाल भोतमंगे ने गांव छोड़ दिया था। कारण था उसका, उसके गांव में बचा उसका कुछ नहीं था। बीवी बच्चे सब मर चुके थे। भैयालाल भोतमंगे ने एक गार्ड की नौकरी स्टार्ट करी कहीं पे। वो इसी उम्मीद में केस लड़ता रहा कि मैं इस केस को जीतूंगा, मैं गुनहगारों को सजा होते हुए देखूंगा। और वो भगवान से यही प्रार्थना करता था कि जब ये फैसला आएगा तो कम से कम इनको मौत की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन वो इसी उम्मीद में 20 जनवरी 2017 को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। अब कोई उनका केस लड़ने वाला नहीं था। सीबीआई ये केस लड़ रही है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अभी कोई फैसला आया नहीं है। मगर आज की इस आधुनिक दुनिया में भी आप अपनी तरफ नजर दौड़ाइए, ऐसे ऐसे वैसी दरिंदे घात लगाए बैठे हैं। क्या दलित, नीची जाति या कोई भी गरीब, भले ही वो अपर कास्ट का क्यों ना हो, क्या गरीब होना क्या अभिशाप? भैयालाल भोतमंगे गरीब परिवार से था। उसकी सजा, भैयालाल की सजा उसके बेटों ने, उसकी पत्नी ने और उसकी बेटी ने भुगती है। इंसाफ का इंतजार है। आगे जो होगा शायद आपको भी न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों नमस्कार।